वेलकम टू टैक्योन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है बहुत सारी बातें, हमने देख ली बाइंडिंग एनर्जी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, हमने देख लिया अल्फा बीटा गामा डीके देख लिया। ठीक है, अब आगे की बात आती है कि अभी तक हमने क्या बात की है। अभी तक हमने बात की है सिर्फ एक न्यूक्लियस के बारे में, है ना, ओनली वन न्यूक्लियस। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन न्यूक्लियस, हाउ दैट न्यूक्लियस इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, है ना। जैसे यूरेनियम वाज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू थोरियम एंड इन अल्फा डीके। अल्फा डीके अगर यूरेनियम का होता है तो क्या होता है, थोरियम और अल्फा पार्टिकल बनता है। तो अभी तक हम हमेशा जब भी अल्फा डीके करते थे, बीटा डीके करते थे, गामा डीके करते थे, हम किसकी बात करते थे? वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन न्यूक्लियस, है ना। लेकिन क्या नेचर में वन न्यूक्लियस मिलता है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का? रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक न्यूक्लियस थोड़ी अवेलेबल होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल का पूरा सब्सटेंस, पूरा सैंपल अवेलेबल होता है। यूरेनियम की एक न्यूक्लियस नहीं मिलती है एनवायरमेंट में। यूरेनियम का पूरा आइसोटोप मिलता है, यूरेनियम का पूरा एक एनरिच्ड मटेरियल मिलता है ना। तो यूरेनियम मटेरियल में क्या एक ही न्यूक्लियस होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यूरेनियम मटेरियल में एक न्यूक्लियस नहीं होती, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो क्या होता है, वो जो यूरेनियम का जो पूरा मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल जो होता है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहलाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हमेशा सेम रहते हैं? जैसे मान लो एक यूरेनियम का मैंने मटेरियल पकड़ा 1 kg का, है ना। तो वो यूरेनियम का मटेरियल पकड़ा मैंने वन वन के का। तो 1 kg का जो मटेरियल है यूरेनियम का, उसमें हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, है ना। यू कैन नॉट से दैट देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर द टाइम? हो क्या रहा है, वो न्यूक्लियस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एवरी न्यूक्लियस इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप को टूटता है और बाहर निकलता है, टूटता है और बाहर निकलता है, टूटता है और बाहर निकलता है। मतलब जैसे मान लो एक यूरेनियम का कोई सब्सटेंस है, मान लो वो इनिशियल टाइम जीरो पे उसके पास 100 न्यूक्लियाई है। तो टाइम जीरो पे 100 न्यूक्लियाई है, और वो अगर ये है एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर पे, तो धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट करता जाएगा वो मटेरियल, और उस बॉडी की जो मास है वो कम होती जाएगी, और जितनी भी मास है वो क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है ना। तो उस डिसइंटीग्रेशन को, मटेरियल की स्टडी को हम लोग आज समझेंगे। दैट इज दी कॉल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्टडी। आइए देखिए ये होता क्या है, देखो। अब ध्यान से देखो, एक न्यूक्लियस पे बात नहीं हो रही है। मान लो कि कोई एक, समझो, एक मटेरियल है ना। इट्स अ मटेरियल, मटेरियल ऑफ समझो सपोज यूरेनियम, यूरेनियम का मटेरियल है, यूरेनियम मटेरियल, ठीक। और इसमें यूरेनियम मटेरियल है 1 kg 2 kg एनीथिंग, सपोज एनी, ठीक है। जैसे मान लो यूरेनियम 238 होता है, इसका क्या, 238 इसका मॉलर मास होता है, मतलब एटॉमिक मास होता है। मतलब 238 ग्राम लेंगे तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियस। इफ यू टेक 238 ग्राम, जैसे मान लो अगर मैं इसका 238 ग्राम ले लूं यूरेनियम का, यूरेनियम का आपको पता होगा ना, वो होता है 92 238। इसका मतलब क्या होता है, 238 ग्राम ऑफ uranium has how many atoms? 6.022 into 10 the power 23 atoms, and every atom has how many nucleus? One nucleus. So 6.022 into 10 the power 23 न्यूक्लियस। ये मैथमेटिक्स आपको काम आएगी बेटा। तुमसे बोल देगा क्या 238 ग्राम ऑफ न्यूक्लियस ना बोलकर, अगर कोई तुमसे बोल देगा इसका हाफ कितना होगा, वन, मान लो इधर से 2 4 8, मतलब इसका हाफ ऑफ मास, सपोज हाफ मास इसका लेंगे तो कितने न्यूक्लियस होंगे, इसके हाफ न्यूक्लियस होंगे। तो 238 ग्राम सपोज न्यूक्लियस है मेरे पास, मतलब मटेरियल है, तो उसमें कितने न्यूक्लियस है, इतने न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस को चलो हम लोग जनरल टर्म में बोल देते हैं। लाइक सपोज आई एम जस्ट कॉलिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टी इक्वल टू 0 इज एन नॉट। टाइम जीरो पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इस यूरेनियम के मटेरियल में? एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अब ये टाइम जीरो है। जैसे जैसे टाइम जब बढ़ता है तो होता क्या है बेटा, देखो, इस यूरेनियम के मटेरियल में बहुत सारी यूरेनियम के न्यूक्लियस है। सो बहुत सारी यूरेनियम के न्यूक्लियस है। ये सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस टूट टूट कर क्या बनते हैं? यूरेनियम के न्यूक्लियस टूट टूट कर, अगर अल्फा डीके मैं ले रहा हूं, अल्फा डीके, तो टूट के क्या बनता है, थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। तो ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है टूट टूट कर नया नया न्यूक्लियस बनता है। तो ये टूट कर निकल गया, ये भी इधर से टूट कर निकल जाएगा, थोरियम प्लस अल्फा प्लस एनर्जी। तो धीरे धीरे देखो तो क्या हो रहा है, इसमें से यूरेनियम के मटेरियल में से यूरेनियम की न्यूक्लियस कम होते जा रही है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है ना, डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है। ठीक है, डीके करता जा रहा है, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा ना। यूरेनियम का जो मटेरियल है वो डीके करता जा रहा है, डीके मतलब घट रहा है वो ना, क्योंकि उसकी हर न्यूक्लियस टूट रही है। तो टूट टूट कर बाहर निकल रही है। तो बाहर निकल रही है तो क्या हुआ, अब टाइम टी पे क्या सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगी? नहीं। टाइम टी पे मान लो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज एन इक्वल टू एन।
है ना, n इक्वल टू n। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई समय के साथ कम हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रही है, इसमें सब बाहर निकल रहा है, टूटते जा रहा है, घटते जा रहा है मास, है ना। तो देखो, अच्छा ये घटता भी क्यों है ये हमको पता है, क्योंकि यूरेनियम से थोरियम जब जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है इसलिए यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता, तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो टूट टूट कर क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो थोरियम एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसलिए यूरेनियम का मास जब कम हो रहा होता है तो अपनी मास को कम करके अपनी एनर्जी को कम कर रहा होता है ना। मास को कम करेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी को कम करने के लिए स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है वो, टेक्निकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा देखेंगे। तो देखो टाइम टी पे n इक्वल टू n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अब हम लोग सोचते हैं, मान लो कि टाइम टी पे आ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे घसकते हैं, टाइम डी टी मूव करते हैं। जैसे मान लो टाइम टी है, टी इनिशियल है, अब इसको बोल देते हैं, सपोज मान लो टी इनिशियल टी है और एन इनिशियल एन है, यहाँ पे मान लो एन इनिशियल ना बोल के चलो टी इक्वल टू टी है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे टाइम हम एज्यूम कर रहे हैं टी प्लस डी टी हो गया, डी टी टाइम में मान लो इसमें जो डीके हुआ ये क्या हुआ, देखो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दिस इंस्टेंट। अभी कितना हो जाएगा, एन माइनस डी एन। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, यही मतलब हुआ ना बेटा। क्या हुआ, अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थी n, अब कितनी होगी n माइनस डी एन। dn कहां गया, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैज डिकेड इन हाउ मच टाइम, इन टाइम हाउ मच, dt। dt टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कर गए, dn। तो यहां से यहां जब मूव करता है ये यूरेनियम की मटेरियल, तो अब इसमें n माइनस डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, टाइम है ना, टी प्लस डी टी हो चुका है, तो डी टी टाइम में डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैज डिकेड, बाहर निकल गया वो, है ना, डिकेड, और बाकी एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो इसी पे लॉ क्या कहता है, कहता है कि ये जो डिसइंटीग्रेट हुआ डीएन, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैज डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt। तो dn बाई dt क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैज डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम, है ना, dn बाई dt, है ना। अब ध्यान से देखो, तो dn बाई dt एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी, ध्यान से देखो। dn जो है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड कि dn का मतलब क्या होता है, dn का मतलब होता है n फाइनल माइनस n इनिशियल। और हम जानते हैं कि समय जब बढ़ा कहां से कहां, t से t प्लस dt, तो फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज लेस देन द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो क्या होगा, ये dn n फाइनल इज लेस देन n इनिशियल, तो ये जो चीज है dn ये क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, n फाइनल इज लेस देन n इनिशियल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझो, ये यहीं पे आ जाओ, जैसे मान लो ये n की वैल्यू है सपोज 1000, है ना, और यहां पे मान लो ये निकल गया dn इक्वल टू 20, तो कितना बचा है इसमें, 1000 माइनस 20 मतलब 800। अब देखो dn का मतलब क्या होता है, dn का मतलब होता है n फाइनल माइनस n इनिशियल, तो 800 माइनस 1000 दैट इज माइनस 200 ना, ठीक है, तो माइनस आता है वो, तो उस माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम पहले से क्या लगा देते हैं, टू मेक दैट थिंग पॉजिटिव। हाँ, जैसे कि अगर मैं dn की वैल्यू इस केस में निकालूं, इस केस में, तो dn कितना होगा, 800 माइनस 1000, क्योंकि dn का मतलब होता है n फाइनल माइनस n इनिशियल, तो कितना आएगा, माइनस 200। माइनस साइन शो करता है दैट द फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज लेस देन द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो माइनस 200 dn, है ना। dn माइनस मतलब ऐसा माइनस 200 नेगेटिव साइन जस्ट मींस दैट द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाज मोर देन द फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो बात समझ में आती है कि dn बाई dt जो टर्म है ये कैसा आने वाला है, नेगेटिव, बट हमें इसमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए पहले से क्या लगा देते हैं, एक माइनस। अब जैसे अब यहीं पे देखो, तो मान लो कि dt टाइम को भी ले लेते हैं, सपोज टाइम था ये 10 सेकेंड, और ये हो गया सपोज टाइम 10 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 12 सेकेंड। तो कितने समय में हुआ ये, क्या लिखूंगा मैं, 200 डीकेज माइनस 200 आएगा ना, डिवाइडेड बाई कितना टाइम डिफरेंस हुआ, 12 माइनस 10 मतलब 2, तो कितना हुआ 100 डीकेज पर माइनस 100 डीकेज पर सेकंड। बट मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट 100 डीकेज पर सेकंड में, ना कि वो माइनस में। तो उस माइनस को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस माइनस को अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड व्हाट, इस कंप्लीट थिंग को बोलते हैं रेट ऑफ
डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, ये है पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। कहा गया कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटा माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि डी एन बाई डी टी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। बोला जाता है कि ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस है, बोला जाता है ये प्रोपोर्शनल होती है एन से, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। जैसे मान लो कि अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 100 है, तो वो डीएन बाई डी टी किस पे डिपेंड करता है? 100 पे। अभी थोड़ी देर बाद टूट कर किस पे कितना हो गया? 80 हो गया, तो अब डीएन बाई डी टी किस पे डिपेंड करेगा? 80। जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस समय होगा मटेरियल का, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो वो जल्दी जल्दी टूटेगा विथ रिस्पेक्ट टू 200 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अगर 200 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का एक सेट है और एक 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का सेट है, 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा? जल्दी जल्दी टूटेगी, 200 वाला जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हाट इज प्रेजेंट इन द मटेरियल, है ना? तो आप ध्यान से देखो तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एन। इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं लैम्डा, है ना, एन, और इस लैम्डा को बोलते हैं नथिंग बट डी के कांस्टेंट। अब बोले सर डी के कांस्टेंट क्या है? डी के कांस्टेंट वही सही कुछ है जैसा हर जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, v इक्वल टू आई आर में भी रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस है, ये ना बस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है, बट नेचर ऑफ दैट मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना? कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल वो है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, है ना? सो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक लैम्डा आता है डी के कांस्टेंट, ठीक है ना? अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आया? माइनस डी एन बाई डी टी इज हाउ मच? मैंने बोला लैम्डा इंटू एन। अब इसको थोड़ा सजाते हैं, देखो इसी चीज को बोला ना रेट ऑफ, इसी को एक्टिविटी कहा जाता है, याद रखना। एक्टिविटी, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, इसी चीज को रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस को एक्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो बोले कि किसी किसी मटेरियल की एक्टिविटी ज्यादा है और किसी मटेरियल की एक्टिविटी कम है। बिल्कुल जैसा साउंड कर रहा है वैसा ही है। एक्टिविटी ज्यादा है मतलब जल्दी जल्दी टूटेगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट है। एक्टिविटी कम है मतलब जल्दी जल्दी धीरे धीरे टूटेगा, है ना? एक्टिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? एंड दैट डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग्स, that depends on the number of nuclei present at that instant and also depends on the nature of the radioactive material, है ना? आगे की बात देखो, देखो now let's try to do mathematics on it। अभी से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो dn divided by n is minus lambda dt, है ना? ठीक, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, मैथ से इसमें कुछ है नहीं, देख क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करो। देखो टाइम जीरो पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे मेरे पास? देखो आ जाओ, अपने ये जो किया था ना, ये कब था? टाइम जीरो पे कितना न्यूक्लियाई था? एन नॉट। और टाइम टी पे कितना है? एन, है ना? तो देखो तो टाइम जीरो पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे हमारे पास? एन नॉट। और टाइम टी पे कितना है? एन है। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? एल एन एन, नेचुरल लॉगरिथम एलॉन एन, एल एन एन माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, क्या होगा डी टी का इंटीग्रेशन? टी, कहां से कहां? जीरो से टी, है ना? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज माइनस लैम्डा क्या? टी माइनस जीरो। तो कितना हो गया ये देख, एल एन एन बाई एन नॉट इज माइनस लैम्डा टी। अच्छा, एल एन एन बाई एन नॉट का क्या मतलब होता है? देखो उसका मतलब होता है लॉग बेस ई एन बाई एन नॉट इज माइनस लैम्डा टी। अब वो लॉग जब साइड चेंज करता है तो ई के पावर वो चढ़ा जाएगा, ई दी पावर माइनस लैम्डा
टी, ठीक है ना। तो देख एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ध्यान से देखो तो व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई present at how much time, present at time t equal to t, है ना। n naught is the number of nuclei at t equal to 0, initial at t equal to 0, है ना ऐसा। तो देखो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ना बेटा ओवर द टाइम t, इट इज डिक्रीजिंग, है ना, इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। देखो n इज इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी, तो ये डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे दिखता है साफ साफ, ध्यान से देखो कि n और ये रहा t। देखो तो टाइम 0 पे कितना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नॉट, और टाइम t के साथ ऐसे गिर रहा है। और एक दिन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू 0, बट कोई सिग्निफिकेंट टाइम पे ये डीके नहीं 0 होती है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके 0 हो नहीं सकता कभी। ऐसा नहीं कि तुरंत होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे भी रीजन है। देखो क्या रीजन है। तुमको लगता होगा सर ये डिसइंटीग्रेशन जो होती है न्यूक्लियाई की या ये मटेरियल की बहुत फास्ट होती है, तुरंत खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने बोला ना उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जिस तेजी से वो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट किया उसी तेजी से डिसइंटीग्रेट करता रहेगा, क्योंकि इन दैट कंप्लीट प्रोसेस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी आल्सो डिक्रीजिंग, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी आल्सो डिक्रीजिंग, डीएन बाई डी भी डिक्रीज करता रहेगा। इसीलिए आगे जाकर ये चीज बहुत स्लो हो जाती है और ऑलमोस्ट रेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बहुत इजी सी बात है, देख बेटा, इसका जो रेट है, इसका जो स्लोप है, वो स्लोप क्या देता है इसका, देखो इसका जो स्लोप है, यू कैन सी दैट, कौन से कलर का है, रेड कलर का है, अच्छा। इसका जो स्लोप है वो क्या देने वाला है मुझे, देखो, ठीक, ये जो स्लोप है, सपोज दिस एंगल इज समथिंग अल्फा, तो इसका जो tan अल्फा है, स्लोप क्या है, dn बाई dt, एंड दैट इज नथिंग बट क्या, वही रेट ऑफ, रेट ही तो है, ये क्या है, स्लोप। द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल डिसाइड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाउ मच। तो सोचो तो इनिशियल स्लोप सबसे फास्ट ज्यादा है ना, हाईएस्ट स्लोप 90 डिग्री, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट। देखो धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन गिर रही है, डीएनबीडीटी गिर रही है ना, डिसइंटीग्रेशन रेट गिर रहा है, गिर रहा है, गिरा, देखो डिसइंटीग्रेशन रेट, देखो स्लोप 0 होते जा रहा है। सो यू कैन सी दैट द डिसइंटीग्रेशन रेट इज बिकमिंग वेरी वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो धीरे धीरे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का जो रेट होता है वो क्या ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलती है डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है ना कि इसका इंपैक्ट बहुत दिन तक होता है। जैसे यूरेनियम की जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड किया, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब एक्सप्लोड किया, बोलता आज तक उसके ट्रेसेस हैं। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज स्टिल डीकेइंग समवेयर, है ना। सो व्हाट इज दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, वो डीके जो होता है ना वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, बहुत स्लो हो जाता है फ्यूचर में जाके। इसीलिए रेडियो एक्टिव जो डीके होता है ये हैजार्डस होता है, बहुत डेंजरस होता है, वो टर्मिनेट नहीं होती है ओवर द टाइम, ठीक है ना। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब देख एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल टू 0। अब ये बात मुझे समझ में आई कि सर ये जो चीज है ये तो इनफाइनाइट टाइम लेगा डीके होने में, तो कैसे कोई चीज का पता लगे कि वो कितना जल्दी डीके हो रहा है, या इसमें टाइम का तो कुछ कैसे पता करते हैं, इसमें वैसे टाइम तो इन्फिनिटी हो गया। तो टाइम इन्फिनिटी हो गया तो मैं, अगर कोई चीज का मटेरियल है उसका मुझे एक टाइम पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो पूरा टाइम तो इसका इन्फिनाइट आने वाला है खत्म होने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा चीज समझाया गया उसके लिए, बोला कि हाफ लाइफ देख लो। तो हाफ लाइफ, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। इसमें फुल लाइफ का मतलब नहीं होता, क्योंकि फुल लाइफ इसकी कितनी है, इन्फिनिटी है। ह्यूमन बींग्स के लाइफ में फुल लाइफ होता है, बट यहाँ पे हाफ लाइफ होता है। देखो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ मीन्स हाफ लाइफ, बिल्कुल जैसे कि देखो क्या है, मान लो कि एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0। हाफ लाइफ मतलब जब इसकी वैल्यू
आधी हो जाए, है ना? तो टाइम जो लगा इस प्रोसेस में उसी को क्या कहते हैं? टी हाफ कहते हैं, है ना? व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई reduces to half of initial, when the number of nuclei reduces to half of initial, है ना? तो उस टाइम को क्या कहते हैं? उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। तो ये जितना टाइम लगा इसको कहते हैं टी हाफ, टाउ हाफ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? तो देखो इस प्रोसेस में टाउ हाफ लगा और इसको देखो कैलकुलेट करते सर इसी बन गई। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा? लेट्स कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो देखो हाफ लाइफ अगर कोई देखेगा तो समझ में आएगा कि देखिए इक्वेशन क्या है सर आपके पास? आपके पास इक्वेशन n इज इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी। तो देखो एट टी इक्वल टू टी हाफ n बिकम्स इक्वल टू एन नॉट बाई टू। तो n की जगह क्या रख दो? एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी हाफ। एन नॉट कैंसिल, तो क्या दिखता है? हाफ इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस लेमडा टी हाफ। तो देखो अब क्या करो? टेकिंग लॉग ln बोथ साइड्स, ln 1/2 इज ln ई दी पावर माइनस लेमडा टी हाफ। अब ln देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर होगा माइनस ln2, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा टी हाफ लॉग बेस ई। ई ln का मतलब लॉग बेस ई ही तो होता है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1, ठीक है ना? तो देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, तो देख क्या आने वाला है? टी हाफ आने वाला है, वो आने वाला है ln 2/λ। अच्छा ln 2 क्या होता है? देखो ln 2 इज नथिंग बट लॉग बेस ई टू। लॉग बेस ई को याद रखना बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सारी वैल्यूज जो हमारी होती है वो बेस 10 में होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बस कुछ किया नहीं जाता, 2.303 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो लॉग बेस 10 2। अच्छा लॉग बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो ये पूरी टर्म कितनी आती है? 0.693/λ, ठीक है ना? तो ये आ गया ln 2, सॉरी लैम्डा क्यों लगा दिया मैंने? 0.693। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ln 2 की वैल्यू कितनी है? 0.693/λ, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। सर ये हाफ लाइफ एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या? यस, हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना? इस वैल्यू को आप याद रखें, 0.693/λ केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे यूज होता है कहीं कहीं। तो 0.693/λ ln 2/λ हाफ लाइफ, ठीक है ना? तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ लाइफ? देखो जैसे जैसे रेडियो फिंगरप्रिंटिंग जैसे कहते हैं, जैसे एक पता लगाया जाता है कि ये बॉडी कितने साल पुरानी है ना? तो कैसे पता लगाया जाता है कोई बॉडी कितने साल पुरानी होती है? तो उसको पता लगाया जाता है, हर बॉडी हर ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 14 हमारे बॉडी में भी है। तो वो कार्बन 14 जो मटेरियल होता है वो डीके करता है। तो डीके करता है तो कार्बन 14 जो होती है ना बेटा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये कार्बन 14 जो होता है इसका हाफ लाइफ आपको नहीं पता होगा, ये होता है क्या ना 614। इसकी हाफ लाइफ जो होती है ये होती है 5700 अप्रॉक्स, आई थिंक दिस मच ईयर्स। मतलब अगर मान लो कार्बन का अगर मान लो कार्बन का कोई सैंपल है 100 ग्राम है ना? कार्बन का कोई सैंपल है 614, 100 ग्राम है, तो इसको 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 5730 ईयर्स। तो अगर मान लो हमारे बॉडी में कार्बन कंटेंट को देखकर कोई पता लगा सकता है कि हमारी बॉडी कितनी पुरानी है। जैसे हमारे बॉडी में कार्बन कंटेंट को आप देखेंगे तो पता लगाया जा सकता है कि अच्छा इतना बॉडी डिके कर गया, इतना कार्बन कंटेंट जा चुका है, इसका मतलब ये बॉडी इतनी साल पुरानी है। ऐसे एजेस पता किए लगाए जा सकती है किसी भी चीज को, ऑर्गेनिक मटेरियल के, ठीक? अच्छा ध्यान से देखो, तो अब बात करो, कोई बोलेगा 50 ग्राम से अगर 25 ग्राम जाना है तो 50 ग्राम से अगर कोई 25 ग्राम अगर कार्बन जाएगा तो अगेन कितना टाइम लगेगा? अगेन यू कैन सी दैट हाफ हैव रिड्यूस्ड ना, तो अगेन कितना टाइम लगेगा? 5730 ईयर्स। अब बताओ 25 से कहां जाना है उसे? 12.5 ग्राम, अगेन हाफ ऑफ द इनिशियल। ये एक एटम नहीं है बेटा, अगेन
ये कार्बन का सैंपल है, बस एटम मत सोच लें कि एक एटम है। तो ये कितना अगेन कितना टाइम लगेगा, 5730 ईयर्स, ठीक है ना। जब भी वो अपने इनिशियल से आधे लाइफ, आधा होने की कोशिश करता है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, तो उसमें हाफ लाइफ जाता है। तो सोचो इफ इट हैज, मान लो कि 12.5 ग्राम है 100 ग्राम से, तो आपको पता चल जाएगा ना दिस मेनी ईयर्स हैव पास्ड, ठीक है। सो दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ एनी ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, एक और अच्छी बात है, तुम तो सोचेगा सर ये तो कभी एंड ही नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, एंड नहीं करेगा, क्योंकि देखो जब भी आप हाफ करते जाएंगे तो एंड नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, है ना। सो दिस इज एंडलेस प्रोसेस, बट हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब एक बात तुम बोलेगा सर ये बड़ा अजीब सी बात है, 100 ग्राम से 50 ग्राम में जितना टाइम लिया, 50 ग्राम डिके कर गया, 50 ग्राम हैज डिकेड इन हाउ मेनी ईयर्स, 5730 ईयर्स। और नेक्स्ट 5730 ईयर्स में कितना डीके किया, बस 25 ग्राम ना। देखो यहाँ पे कितना डीके किया, 50 ग्राम। अरे यार, दिस दी मास डीकेड ना, डेल्टा एम, देखो डेल्टा M1, यहाँ देखो मास डीकेड, देखो डेल्टा M2 घट रहा है ना, बट टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इस 50 ग्राम भी सेम टाइम में डीके किया, इधर 25 ग्राम भी सेम टाइम में डीके किया। अब सोच, अगला 12.5 ग्राम डीके किया, ये भी सेम टाइम पे ही किया, है ना, सेम टाइम पे ही किया, सेम टाइम ऑफ हाफ लाइफ। इसका मतलब यहां भी साफ साफ दिख रहा है कि देखो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट कम होते जा रही है, इसीलिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होता जा रहा है। इसीलिए अब पहले जितनी फास्ट डिसइंटीग्रेशन नहीं होती है, तो पहला हाफ आप बहुत जल्दी करेंगे, उसका अगला हाफ थोड़ा और स्लो होगा, उसका अगला हाफ और स्लो होगा, उसका अगला हाफ और स्लो होगा, और ये स्लो होता जाएगा, और ये प्रोसेस एंडलेस चलता रहेगा। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछूं कि देखो, मान लो कि क्वेश्चन है, जैसे मान लो n की वैल्यू है आ, ऐसा कुछ, मान लो 1000, ऐसे ही रफली 1000 न्यूक्लियाई होना नहीं चाहिए, वैसे ये टेक्निकली गलत है, इतने छोटे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे ये काम नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ, इट विल नॉट वर्क। जैसे कोई बिफोर आई से एनीथिंग, जैसे मैं तुमसे एक अच्छी बात पूछता हूँ, देखो मान लो n की वैल्यू 10 है, 10 न्यूक्लियाई, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नॉट 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, या आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, n इक्वल टू 2 हाफ लाइफ्स, n बताओ मुझे टाइम 2 हाफ लाइफ के बाद, बताओ तो कितना होगा। n नॉट कितना है, 10 है ना, आफ्टर 1 हाफ लाइफ इट विल बिकम हाउ मच, 5, आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ इट विल बिकम हाउ मच, 2.5। इज दिस पॉसिबल, दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। Can you see how many nuclei are there here? 10. How many nuclei are there here? 5. How many nuclei are there here? 2.5. Is it possible? It is not possible. So what do you understand by this? है ना? What do you understand by this? इसमें कितने न्यूक्लियस थे, 10 न्यूक्लियस थे। तो आफ्टर एक हाफ लाइफ हुआ, एक और हाफ लाइफ हुआ, ये बता रहा है 2.5 न्यूक्लियाई लेफ्ट। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग। याद रखना, ये जो लॉ हम यूज कर रहे हैं ना, माइनस डी एन बाई डी टी, दिस इज हैपनिंग इन वेरी ह्यूज नंबर, 10 to the power 23 के रेंज में चलता है। ये छोटे नंबर पे काम नहीं करता, 10 न्यूक्लियस 20 न्यूक्लियस, इट नॉट वर्क इन दैट वे। ये 10 to the power 23 होता है एक एटॉमिक मास में, है ना। तो ये छोटे नंबर्स पे काम नहीं करता, दीज काइंड ऑफ वियर्ड स्टेटमेंट्स विल कम, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल कम, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस लॉ ओनली इज वैलिड फॉर obviously practically it is possible also, practically it is impossible to have this setup, है ना। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे काम करता है, मतलब नेचुरली काम करता है, नेचुरली भी हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं छोटे से मटेरियल में भी, तो ऐसे छोटे छोटे सैंपल्स पे काम नहीं करता। तो देखो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, फिर मैं एंड भी करूंगा। तो देखो मान लो कि ऐसे ही मैं रफली बोलता हूँ, मतलब तुम्हारे समझने के लिए, नॉट प्रैक्टिकल बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड। तुमसे पूछूंगा एन नॉट इतना है, एन की वैल्यू बताओ मुझे आफ्टर आफ्टर 4 हाफ लाइव्स, कैसे निकालेंगे देख, देखो तो एन की वैल्यू हो जाती है एन नॉट बाई टू, हाउ मेनी हाफ लाइव्स, 1 हाफ लाइफ। अच्छा, एन की वैल्यू आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ एन नॉट था ना, यहाँ कितना हो गया, एन नॉट बाई 2, यहाँ पे कितना हो गया, एन नॉट बाई 4, यहाँ पे कितना हो गया, एन नॉट बाई 8। हाउ मेनी हाफ लाइव्स,
वन हाफ लाइफ, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, टू हाफ लाइफ्स, देखो हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, थ्री हाफ लाइफ्स, देख रहा, टू दी पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, है कि नहीं? सो दैट यू कैन इजिली यूज हेयर। मान लो कोई तुमसे पूछे कि कितना है, वन हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, तो फोर हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, एन नॉट बाई टू दी पावर फोर। आफ्टर फोर हाफ लाइफ कितना बचेगा, एन नॉट बाई टू दी पावर फोर। ये कितने हाफ लाइफ, आफ्टर फोर हाफ लाइफ इतना बचेगा ना बेटा। तो जो टू दी पावर फोर, टू दी पावर फोर मतलब 1000 बाई 16, है ना? तो मैं हालांकि वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैंने ऐसे रफली बोल दिया, इसको वैल्यूज में अच्छा कर देगा। चलो कर देते हैं 6400 कर देते हैं क्या इसको, तो चलो इसको कर देते हैं 6400। हाँ, इसको कर देते हैं 64,000, है ना? तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000। तो 16 फोर जा, तो कितना बचा बेटा, 4000 यहाँ बचे न्यूक्लियाई। यहाँ पहले हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा, 32,000, दूसरे के बाद 16,000, फिर 8,000, फिर 4,000, है ना? तो आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, फोर हाफ लाइफ्स। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट था, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था, न्यूक्लियस के डीके का यहाँ पे बात नहीं हो रही थी, मटेरियल के डीके की बात चल रही थी। मटेरियल एक साथ डीके करता है, फिर हमने एक लॉ देखा माइनस डी एन बाई डी टी। अच्छा, एक और चीज इसमें ध्यान से देखो तो, एक ग्राफ भी बनती है, एक्टिविटी क्या है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन, है ना? ध्यान से देखना तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लो टी जीरो पे, टी जीरो पे ये इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा कैसे लिखूंगा, माइनस डी एन बाई डी टी इज लेमडा एन नॉट, है ना? ऐसे ही लिखूंगा ना टी जीरो पे इक्वेशन। तो टी जीरो पे देखो तो एक्टिविटी सपोज है ए नॉट, ए नॉट कितना है टी जीरो पे, क्योंकि एक्टिविटी डिपेंड करती है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे। टी जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज एन इक्वल टू एन नॉट है, और एक्टिविटी भी कितना है, ए इक्वल टू ए नॉट है। फिर देखो टी इक्वल टू टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन है और एक्टिविटी ए है, तो क्या लिखेंगे देखो, एक्टिविटी हो जाएगी टी पे कितना हो जाएगा, टाइम टी पे एक्टिविटी होगी अपनी माइनस लेमडा एन, है ना? तो ध्यान से देखो तो एक बात मुझे समझ में आती है कि लेमडा एन, तो ये ए की वैल्यू जो है अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मुझे समझ में आता है ना कि ए की वैल्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो लेमडा और एन की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना एन नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी, और ये आ गया मैजिक चीज, देखो यही लेमडा एन नॉट क्या है, इनिशियल एक्टिविटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई दी पावर माइनस लेमडा टी, जो कि मैंने पहले भी कहा था, एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। एक्टिविटी भी डिक्रीज करती है टाइम के साथ, और एक्टिविटी का भी ग्राफ वही होगा जो किसका होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का होता है वर्सेस टाइम। तो एक्टिविटी वर्सेस टाइम भी अगर कोई ग्राफ बनाए तो देखो तो, देख एक्टिविटी भी ऐसे ही डिक्रीज करता है। इनिशियल एक्टिविटी कितना है बेटा, ए नॉट, और किसी टाइम टी पे कितना है आपको पता ही है। ए नॉट की वैल्यू कैसे निकाला मैंने, लैम्डा लैम्डा इंटू एन नॉट। एक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डीके कांस्टेंट मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, और एक द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट इंस्टेंट, है ना? तो एक्टिविटी इज आल्सो फॉलोइंग द सेम रिलेशन एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज फॉलोइंग, ठीक है ना? तो ये दोनों रिलेशंस देखे, तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि एक मटेरियल ब्रेक कैसे करता है, और ब्रेक करता है तो हाफ लाइफ के बारे में देखा, उसकी एक्टिविटी के बारे में देखा, और ये भी देखा कि कोई भी मटेरियल ब्रेक करता है तो उसका फाइनाइट टाइम नहीं होता डीके करने का, इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है। इसीलिए न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं बड़ी डेंजरस होते हैं, इसी कारण बॉम्ब बने हैं, बॉम्ब बहुत हजार्डस होते हैं क्योंकि इन्फिनाइट टाइम तक चलता है, ठीक है ना? उसके रिएक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड्स, है ना? वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा मैं न्यूक्लियर रिएक्टर से बात करूंगा, हाउ अ बॉम्ब इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, क्रिटिकल मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंड हाउ मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज क्रिएटेड, ठीक है ना, अंडर दी लीडरशिप और ओपेनहाइमर। तो ठीक है ना, एक एपिसोड करेंगे हम लोग उस पे, दैट हाउ अ न्यूक्लियर वेपन इज क्रिएटेड, ठीक है? आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।